हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th में साइंस में जो बायो का चैप्टर है हेरिडिटी, उसकी वीडियो है बच्चों। दो पार्ट में खत्म करेंगे। हेरिडिटी का ये पार्ट 1 है और जो इसका अगला होगा वो होगा पार्ट 2। इन दो वीडियोस में, जो कि करीब करीब 40-50 मिनट्स की पर वीडियो बनेगी, इसमें सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स, PYQs और वो सब बताऊंगा जिससे तुम्हारा एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा और जो भी क्वेश्चन आएगा तुम सबके सब कर दोगे। ठीक है, तो ये वन शॉट कह दो इसे, या फिर आप इसे रिवीजन की तरह देख सकते हो। जिसको आता है वो एज अ रिवीजन करके इसको 2x पे देख दे, जिसको नहीं आता तो एकदम जीरो से हीरो सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो जिसको कुछ नहीं आता आराम से कॉपी पेन देके बैठ जाओ, जो समझा रहा हूं समझो। जब मैं सार रटूंगा तो दिखने को बोलूंगा, इसे दिख देना, फिर आगे चलेंगे। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, देखते जाओ और बताना जरूर कैसा लगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये चैप्टर कौन सा अपना, हेरिडिटी। तो सबसे पहले ना आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया ये बताओ हेरिडिटी क्या होता है। चैप्टर का नाम हेरिडिटी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। उससे पहले समझो, क्या आपने एक शब्द सुना है कि अरे भाई ये जो है ना ये अपने पापा की तरह दिखता है, ये जो है ना ये अपनी मम्मी की तरह दिखती है, इसके बाल इसके पापा की तरह है, इसकी जो हाइट है वो इसकी मम्मी की तरह है, अच्छा इसका जो स्किन का कलर है वो पापा की तरह है, जो इसका चेहरा है वो मम्मी से मिलता है। तो मैंने कहा ये जो चीजें हैं जो हमारे में और हमारे पेरेंट्स में सेम है, इसको क्या बोला गया है। तो मैं कहता हूं मेरे अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, आधी फादर से आई है, आधी मदर से आई है। सही है, तो मैं कहता हूं फादर और मदर से मेरे अंदर उनके कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो गया। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है ना एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, इसको बोला जाता है हेरिडिटी। और कैरेक्टर्स का ये मतलब नहीं है कि इसका तो कैरेक्टर खराब है, वो वाला नहीं। ठीक है, साइकोलॉजी नहीं चल रही यहाँ पे। कैरेक्टर का मतलब होगा कि भाई कैरेक्टर का मतलब है जिसको देख के आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने ना मैंने दो लोग यहाँ पे खड़े कर दिए, एक की हाइट ज्यादा एक की हाइट कम, तो तुम ये नहीं कहोगे भैया देखो जो ये वाला है ना इसकी हाइट ज्यादा है तो उसका कैरेक्टर है कि इसकी हाइट ज्यादा है, भैया इसकी हाइट कम है तो उसका कैरेक्टर है कि इसकी हाइट कम है, भैया ये गोरा है तो इसका कैरेक्टर है कि इसकी स्किन का कलर लाइट है, भैया ये थोड़ा ना डार्क कलर है तो इसका ये कैरेक्टर है कि इसकी स्किन का कलर डार्क है, भैया इसकी जो आंखें है ना वो ग्रीन है तो वो इसका कैरेक्टर है, भैया जो इसकी आंखें है ना वो ब्राउन है वो इसका कैरेक्टर है। तो जो भी चीज देख के तुम बता पा रहे हो ना उसे कैरेक्टर कहते हैं। समझ आया। और इस पूरे चैप्टर में ना जहां जहां तुम्हें ये कैरेक्टर वर्ड दिखेगा ना उसी कैरेक्टर के बगल में एक और वर्ड मिलेगा ट्रेट्स। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। समझ आई बात। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं हेरिडिटी का मतलब क्या है तो आप बोलोगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का पास ऑन होता है ना उसे हेरिडिटी कहता हूं। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आएगी एग्जाम में तो क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के बगल में क्या लिखना है अपने को, ट्रेड्स, फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से जो अगली जनरेशन है ना उसमें कैरेक्टर्स के ट्रांसफर को ही क्या बोला गया है, हेरिडिटी। और बच्चों आपने जरूर सुना होगा कि इस चैप्टर में मुझे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझना है, लेकिन वो तो बहुत बाद में आता है, पहले हेरिडिटी का बेसिक तो चीज सीखो। तो हेरिडिटी क्लियर हो गई। अच्छा, हेरिडिटी के बाद जो अगला टर्म है ना आपकी एनसीईआरटी में वो ये है वेरिएशन। क्या है, वेरिएशन। कि भैया वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे वेरिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले ना वेरिएशन समझाने के लिए तुम्हें एक बात समझाता हूं कि स्पीशीज क्या होती है। वेरिएशन समझाने के लिए तुम्हें एक बात समझानी पड़ेगी कि स्पीशीज क्या होती है। आपने ये वर्ड सुना होगा स्पीशीज। जैसे आपको बताऊं, मैं कहता हूं क्या मैं और जो आप ये वीडियो देख रहे हो क्या हम सेम स्पीशीज के हैं, तो तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूं, है ना, मानते हो ना इंसान हो, तो मैं कहता हूं तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूं, तो हम दोनों सेम स्पीशीज के हैं। क्या बात समझ आई, जितने भी इंसान हैं सब सेम स्पीशीज के हैं। इसका मतलब अगर सबके सब इंसान सेम स्पीशीज के हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो हूं, चलो मैं अपना छोड़ता हूं, मैं कहता हूं कोई इंडियन है वो यूएस गया और यूएस की लड़की से उसने शादी कर ली, तो क्या उनके बच्चे होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैं कहता हूं स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, जो कि आपस में क्रॉस कर सके, जो कि जनरेशन को आगे बढ़ा सके। क्या आपको बात समझ आई। तो मैं कहता हूं कभी भी आपसे पूछे स्पीशीज का क्या मतलब होगा तो आप लिखोगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड, जो कि आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड अमॉन्ग्स्ट
themselves, जो कि आपस में क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है। और जैसे मैं आपको कहता हूं जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चों हमारा होमो सेपियंस। क्या नाम होता है, होमो सेपियंस। तो आपको पता है जो पहले दिखा होता है ना वो डिनोट करता है जीनस को, और जो बाद में दिखा होता है ना वो डिनोट करता है स्पीशीज को। किसको डिनोट करता है, स्पीशीज को। तो असल में हमारी स्पीशीज क्या होनी चाहिए थी, सेपियंस। सब जो है ना सारे ह्यूमंस, हम सबकी स्पीशीज क्या है, सेपियंस। अच्छा, अगर हम सेम स्पीशीज के हैं तो हम आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड, यानी क्रॉस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सही है। तो ये बात क्लियर है। अब मैं कहता हूं वेरिएशन का क्या मतलब है, तो मैं कहता हूं वेरिएशन ना हमेशा स्पीशीज के अंदर होगा। जैसे मैं कहता हूं हम भी ह्यूमंस हैं, अमेरिका वाले भी ह्यूमंस हैं, अफ्रीका वाले भी ह्यूमंस हैं, है ना, नाइजीरिया वाले भी ह्यूमंस हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब भी ह्यूमंस हैं। तो मैं कहता हूँ इंडियन लोग थोड़े अलग दिखते हैं, यूएस के लोग अलग दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इनके लोग अलग दिखते हैं, स्वीडन, डेनमार्क के लोग अलग दिखते हैं, और मैं किसी सुनसान मतलब आइलैंड्स पे चला जाऊं वहाँ के लोग अलग दिखते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर हम सब सेम स्पीशीज के हैं तो हमारे में वेरिएशन है। तो आप बोलोगे पता क्या वेरिएशन है, भैया देखो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल में जब कुछ ना कुछ अलग है ना, उसे वेरिएशन कहता हूं। फॉर एग्जांपल क्या वेरिएशन की डेफिनेशन ये होनी चाहिए, इट इज द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल है ना उनके कैरेक्टर्स, मतलब वो फीचर्स जिसको देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसी को क्या बोल दिया, वेरिएशन। देखो वेरिएशन की डेफिनेशन होनी चाहिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैज डिफरेंस इन देयर कैरेक्टर्स, कह सकता हूं। तो वेरिएशन क्या होना चाहिए था, वेरिएशन होना चाहिए था इट इज द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के होने के बाद भी हर एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे मैं और यूएस वाले हम सब सेम स्पीशीज के हैं, लेकिन मेरे फीचर्स और उनके फीचर्स कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो सेम स्पीशीज के होने के बावजूद जो कि इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। क्या बात क्लियर है, फटाफट इतना लिखो आप, यहां तक में कोई डाउट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको वेरिएशन समझाया था, अब क्वेश्चन बनता है वेरिएशन के इंपॉर्टेंस बताओ। मैंने क्या कहा था, कहां कहां क्वेश्चन बनता है बताते हुए चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों वहां से बन सकता है, डेफिनेशंस। दूसरा क्या बनता है, वेरिएशन जो आपने पढ़ा ना उसके फायदे क्या हैं। तो वेरिएशन के फायदे क्या हैं, तो बच्चों वेरिएशन के जो फायदे हैं ना वो मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा जैसे मान लो ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्लैंक्टन्स वगैरह हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ वाटर बॉडीज है, ठीक है। अब क्या हुआ ये जो है ना इनके पास ये कैरेक्टर है कि ये 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक ना सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका रिप्रोडक्शन हुआ और अगली जनरेशन आई। अब पता क्या होता है बच्चों, जब जब रिप्रोडक्शन होके अगली जनरेशन आती है ना तब वेरिएशन पास ऑन हो जाता है। मैंने क्या बोला, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ना क्लास में ना एक टॉपर है, ठीक है, और ना टेस्ट चल रहा है। अब एक टॉपर है, अब भाई हम सब कैसे हैं, हम सब तो वही हैं जो टॉपर में से देख के दिखे, सही बात है ना। तो मैंने कहा कि चलो 10 बच्चे बैठे, एक को आता है, बाकी 9 को ना उसमें से छाप के लिखना है। तो क्या होगा ना, जो टॉपर आंसर लिखेगा ना, जो उसके बगल वाला है वो लिखते उसको कॉपी करते करते भी कुछ गलतियां कर देगा, उसके बगल वाला उसमें से लिखते कुछ गलतियां कर देगा। तो मैं बोलूंगा जब 10 की कॉपी चेक होगी ना तो हाँ बहुत सिमिलर तो होंगे, लेकिन टॉपर की जो होंगे ना उसके पूरे नंबर और बाकियों के पूरे नंबर नहीं होंगे। क्यों भाई, क्योंकि ना उन्होंने क्या पता कोई वर्ड मिस्टेक कर दी हो, क्या पता कुछ गलती लिख दी हो, होता है ना, कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है, वो वाला सीन है। तो मैंने कहा कॉपी करते वक्त कुछ गलती हो जाती है और उसी गलती की वजह से टॉपर का आंसर और इसके आंसर में वेरिएशन है। तो रिप्रोडक्शन होते वक्त जब डीएनए का कॉपी होता है ना तो कुछ एरर हो जाता है, उस एरर की वजह से पेरेंट में और बच्चों में वेरिएशन है। जैसे मैंने कहा जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ ना तो ये पेरेंट जनरेशन थी, अब यहाँ पे आई ऑफस्प्रिंग, कौन आई, ऑफस्प्रिंग, जो अगली जनरेशन है। तो इनके पास ये वेरिएशन आ गया बच्चों, इनके पास ये वेरिएशन आ गए कि ना अब ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं। मान लो एग्जांपल है, एग्जांपल मान लो। तो मैंने क्या बोला, अब क्या हुआ ना यहाँ पे एक फैक्ट्री आई और उस फैक्ट्री से ना जितना भी गर्म पानी का वेस्ट है ना वो इसी तालाब में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर बढ़ा, अब इसका जो टेम्परेचर है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो हो गया 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल कितना हो गया,
42 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ 42 डिग्री सेल्सियस में ये जो पेरेंट्स वाले हैं ये जिंदा रहेंगे कि बच्चे जिंदा रहेंगे? तो आपने कहा जो पेरेंट है ना वो ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रह सकते हैं, तो जो पेरेंट्स है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे हैं ना, बच्चे क्योंकि ये 50 डिग्री तक सरवाइव कर सकते हैं तो ये यहाँ पे बच जाएंगे। मानते हो इस बात को? ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, वेरिएशन फायदेमंद तो है, बिल्कुल सही है। तो वेरिएशन की वजह से जो भी नया ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पा रहा है। तो जो वेरिएशन है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन लाता है, इसने अपने आप को एडेप्ट कर दिया। वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन लाता है। वेरिएशन जो है वो किसी भी स्पीशीज की सर्वाइवल में हेल्प करता है, देखो इसकी करता है। और जो वेरिएशन है ना वो इवोल्यूशन का बेसिस है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा इवोल्यूशन किसका हुआ, तो कौन जिंदा बचा, ये बचा ना। तो इसका इवोल्यूशन हुआ। कैसे हुआ इसका इवोल्यूशन? तो भाई किसकी वजह से हुआ, वेरिएशन की वजह से। समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ना क्वेश्चन आता है ये जो जेनेटिक्स वर्ड है ना, ये जो जेनेटिक्स वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले जो जेनेटिक्स है ना ये किसने दिया था, ये जो टर्म है, टर्म जेनेटिक्स, ये किसने दिया था? तो आंसर है विलियम बेटसन। किसने दिया था ये टर्म? तो आंसर है विलियम बेटसन। अच्छा बच्चों देखो जेनेटिक्स जो टर्म है वो विलियम बेटसन ने दिया, लेकिन जेनेटिक्स के फादर किसे बोला जाता है? तो आंसर है मेंडल को। पूरा नाम क्या है? तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगोर जोहान मेंडल। क्या नाम है भाई? ग्रेगोर जोहान मेंडल। क्या दो बातें क्लियर है? क्वेश्चन आएगा जेनेटिक्स किसने दिया, तो विलियम बेटसन ने। जेनेटिक्स का फादर किसे बोला जाता है? तो ग्रेगोर जोहान मेंडल को बोला जाता है। मेंडल का पूरा नाम है। और जेनेटिक्स होता क्या है? तो बच्चों जेनेटिक्स ना साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैं दो चीजों के बारे में पढ़ता हूँ, एक तो हेरिडिटी और एक वेरिएशन। क्या मैंने हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़े अभी पीछे? बिल्कुल सही है। तो मैं कहता हूँ साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ता हूँ ना, उसी का नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये नहीं होनी चाहिए थी, ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about heredity and वेरिएशन। साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैं हेरिडिटी और वेरिएशन इन दो के बारे में पढ़ता हूं, इसका क्या नाम है? जेनेटिक्स। तो बच्चों एक तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपकी बुक का क्या है? इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो है ना ये 3 मार्क्स में आ चुका है, PYQ। ये CBSE PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा था जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जेनेटिक्स टर्म दिया किसने, और जेनेटिक्स का फादर किसे बोला जाता है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखो आगे क्या है। अब ना जो आगे अपनी एनसीईआरटी का टॉपिक है वो ये है कि कैरेक्टर्स होते कितने तरह के हैं। तो बच्चों जो कैरेक्टर्स है जिसको मैं ट्रेट्स भी बोलता हूँ, इसकी डेफिनेशन कभी आ गई तो आप क्या लिखोगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो वाले फीचर जिसको देख के मैं उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर सकूं। तो द रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको देख के मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकूं कि अच्छा ये ऐसा है। जैसे शेर को देख के ना कोई भी कह देगा शेर ही है, तो उसके कुछ फीचर्स है ना जिसको देख के रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो उन्हें कैरेक्टर्स कहते हैं। और कैरेक्टर्स का दूसरा नाम ट्रेट्स। अभी जो ट्रेट्स है ना ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये बताओ एक्वायर्ड का मतलब है मैंने कोई चीज एक्वायर करी है, मैंने नॉलेज एक्वायर करी है, तो मैंने सीखा है ना। तो सीखोगे कब? बर्थ के बाद ना। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जिनको पैदा होने के बाद इंसान सीखता है। इनहेरिटेड क्या है? इनहेरिटेड हेरिडिटी, इनहेरिटेड हेरिडिटी सिमिलर से साउंड कर रहे हैं क्या? इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो कि कहते हैं ना, कहते नहीं है कि मर्द इसको लेके पैदा होता है ना, ये जो जिगरा है इसको मर्द लेके पैदा होता है, तो वो वाला सीन है इसका। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जिसको इंसान लेके पैदा होता है, समझ लो आप। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो वाले ट्रेट्स हैं जो कि इंसान बर्थ के बाद एक्वायर करता है। तो ट्रेट्स which are acquired after birth। ठीक है। अब मैं कहता हूं इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, तो वो ट्रेट्स जो कि पेरेंट्स से हमें मिले हैं। तो ट्रेट्स which are transferred from parents to offsprings। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब अगली जनरेशन। अच्छा अब मैं कहता हूं बच्चों ये बताओ मुझे एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या हमें
पैदा होने के बाद हमने सीखे हैं क्या? तो मैं कहता हूं एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो कि हमारी को ट्रांसफर नहीं हुए क्योंकि वो हमने सीखे हैं। तो मैं कहता हूं एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोस ट्रेट्स व्हिच आर नीदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब ना ही हमें पेरेंट्स से वो मिला है, ना ही पेरेंट्स ने हमें ट्रांसफर किया है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर ट्रेट्स which are neither inherited, ना ही हमने वो इनहेरिट किया है, ना ही पेरेंट्स ने, नॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स, ना ही हमने इनहेरिट किया है, ना ही वो हमें पेरेंट्स से मिला है कह सकता हूं। लेकिन 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 मैं ये क्या बोल सकता हूं, ये वो ट्रेट्स हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिले। अच्छा, और ये कौन से ट्रेट्स हैं? तो बच्चों इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स है ना जो कि इंसान को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो जब फादर और मदर का रिप्रोडक्शन होता है ना, तो रिप्रोडक्शन के टाइम में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट, तो जाइगोट में क्या होता है, फादर का डीएनए और मदर का डीएनए मिक्स होता है। उसकी वजह से जो हम बनते हैं ना, जो हम बनते हैं उसमें क्या होता है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आते हैं। समझ गया? समझ गए? दोबारा सुनो। रिप्रोडक्शन के टाइम पे ना जो ट्रेट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, फादर मदर के रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब जाइगोट बनता है उस टाइम पे जो ट्रेट्स अपने अंदर आ जाते हैं वही है इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो कि किसी ऑफस्प्रिंग में कब आते हैं? जबकि पेरेंट्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो दीज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड at the time of reproduction, at the time of reproduction होता है ना, तो साथ में लिख देता हूं क्या बन रही होगी? जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट फॉर्मेशन होगी ना, जाइगोट फॉर्मेशन होगी तो ये ट्रेट्स अपने अंदर आ जाएंगे। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या होता है ना, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं ना हेरिडिटी पढ़ा रहा हूं, तुम लोग 10वीं क्लास में हो, हेरिडिटी पढ़ लो। आगे जाके जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो क्या उसको हेरिडिटी चैप्टर या 10वीं की साइंस उसको पहले से आएगी या उसको सीखना पड़ेगा? तो आप बोलोगे भैया कैसी बातें कर रहे हो, हमने सीखा है ना, वो कैसे नहीं सीखेगा, उसे भी सिखाएंगे। तो मैं कहता हूं जितनी भी नॉलेज मैं जिंदगी में सीखता हूं उसे मैं एक्वायर्ड ट्रेट में रखूं कि इनहेरिटेड में? तो आप बोलोगे भैया इसको तो हम सीखते हैं ना, एक्वायर करते हैं, तो जितनी भी नॉलेज हम सीखते हैं उसको किस में रखना चाहिए? एक्वायर्ड ट्रेट्स में। अच्छा, मेरी हाइट ज्यादा है, किसकी वजह से? मम्मी पापा की डीएनए की वजह से, तो किस में रखूं? इनहेरिटेड में। मेरा स्किन का कलर बहुत अच्छा है, लाइट है, देखो वैसे ना जो डार्क और लाइट होता है ना, सब फालतू की बातें होती है। कहते हैं कि ना जो ब्लैक है वो सबका फेवरेट कलर है, जब तक बात उनकी स्किन पे नहीं आती है ना, तो कभी रेसिस्ट मत बनना, अच्छे इंसान बनना लाइफ में। तो मैं कहता हूँ जो स्किन का कलर है इनहेरिटेड है, लेकिन जो मैंने सीखा वो क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो मैं कहता हूँ जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है उसको और क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको? सोमैटिक वेरिएशन। क्या बोला जाता है इसको? सोमैटिक वेरिएशन। और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है ना, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। क्या बोला जाएगा? जेनेटिक वेरिएशन। ये नाम याद रखना बच्चों कि जब इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जब जेनेटिक में कुछ वेरिएशन आता है ना, तब इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जब सोमैटिक सेल में वेरिएशन आता है तो एक्वायर्ड ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल पूछता तो मैं कहता जितनी भी नॉलेज मैंने लाइफ में सीखी तो एक्वायरिंग नॉलेज, है ना। लेकिन अगर मैं इसके एग्जांपल यहाँ पे दिखता तो मैं क्या बोलता? स्किन कलर। बाकी तुम भी दे सकते हो अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल, समझ लो। तो बच्चों ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। सीधा आपसे बोलेगा कि ट्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, इसमें डिफरेंस बताओ। तो पहला दूसरा तीसरा एग्जांपल, पहला दूसरा तीसरा एग्जांपल, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वो ट्रेट्स जो बताया तो मैं उससे क्वेश्चन आता है, कहता है कि व्हाई ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट इनहेरिटेड, या फिर व्हाई आर एक्वायर्ड ट्रेट्स नॉट इनहेरिटेड। चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, अभी मैं आपको समझाऊंगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये बताओ क्या हमारे मम्मी पापा ने 10th की साइंस पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी भैया। तो ये बताओ क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने जो नॉलेज सीखी वो एक्वायर्ड ट्रेट है? हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, एक्वायर्ड ट्रेट है। हाँ जी। तो वो जो तुम्हारे मम्मी पापा ने जो 10वीं की साइंस सीखी जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास वो 10वीं की नॉलेज क्यों नहीं थी? तो आप बोलोगे भैया कैसी बातें कर रहे हो, उन्होंने तो बाय बर्थ सीखी है ना, और बाय बर्थ सीखी है तो हमें भी तो सीखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही है मेरे भाई कि जो ट्रेट्स हमने जीवन में सीखे हैं वो हम अपनी अगली जनरेशन को पास क्यों नहीं कर पा रहे?
समझे? जो चीजें मेरे मम्मी पापा ने सीखी है वो मेरे को क्यों नहीं दे पाए, जो चीज मैं सीखूंगा वो मैं अपनी अगली जनरेशन को क्यों नहीं दे पाऊंगा, यही है क्वेश्चन। तो जितने भी एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो इनहेरिटेड क्यों नहीं है, मिलते क्यों नहीं है? एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल जो कि अपनी पूरी जिंदगी में जो भी ट्रेट्स को एक्वायर करता है वो इनहेरिटेड क्यों नहीं है, मिलते क्यों नहीं है? तो आंसर है पहले आंसर समझाता हूं। इसका आंसर होगा एक्वायर्ड ट्रेट्स डू नॉट कॉज एनी change in DNA और genetic material of germ cells या फिर gametes या फिर sex cells. Therefore acquired traits are not इनहेरिटेड। बच्चों पहले तो आप इस क्वेश्चन का ये आंसर देखो, फिर मैं समझाता हूं क्या दिखवाया है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब बच्चों मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, आंसर नहीं मिटा रहा, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए समझाने के लिए। आंसर अभी नहीं, अभी देखो मैं कहता हूं बच्चों सुनते जाना। मैं कहता हूं एक फादर होता है, एक क्या होता है, मदर। जो फादर का जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल यानी गैमेट्स वगैरह, फादर का गैमेट क्या होता है, स्पर्म। मदर का गैमेट क्या होता है, ओवम। स्पर्म में यहाँ पे फादर का डीएनए, यहाँ पे मदर का डीएनए। अब मैं कहता हूँ इन दोनों का फ्यूजन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट। और इसी जाइगोट से क्या बनते हैं, हम लोग जाइगोट से ही तो आते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये बताओ हमारे अंदर कौन सा डीएनए पास हो रहा है? तो फादर के जर्म सेल का डीएनए और मदर के जर्म सेल का डीएनए पास हो रहा है। और मैं कहता हूँ इस डीएनए में हमारे ट्रेट्स हैं, इस डीएनए में हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये डीएनए हमारे अंदर आ रहा है तो जो इंफॉर्मेशन इस डीएनए में होगी वही तो पास ऑन होगी, सही बात है। अब मैं कहता हूं जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है वो इस डीएनए में नहीं होती। मतलब जो भी चीज मेरे पापा और मेरी मम्मी ने, तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी ने अपनी जिंदगी में सीखे वो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। और वो एक्वायर्ड ट्रेट्स फादर या मदर के जर्म सेल्स के डीएनए में नहीं आ पाते। क्योंकि ये फादर और मदर के जर्म सेल के डीएनए में नहीं आ पाते तो पास भी तो नहीं होंगे। क्या समझ आया? ये जो डीएनए है ना, ये जो ट्रेट्स हैं, ये फादर और मदर के जर्म सेल्स में नहीं आ पाते तो पास भी नहीं होते। बस खत्म क्वेश्चन। तो यही दिखाया मैंने कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना वो क्या करते हैं, वो ना जर्म सेल या गैमेट्स या सेक्स सेल्स जो भी कह दो, इसके डीएनए में कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना वो जर्म सेल्स के डीएनए में कुछ भी चेंज नहीं कर पाते, उसीलिए पास भी नहीं होते, उसी वजह से पास भी नहीं होते। समझ आ गया? फटाफट नोट करो। हमने जितना देखा उसके आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो बेसिक खत्म हो गया अपना, वहां से जो क्वेश्चन आते बता दिया, टॉपिक समझा दिया। अब ना आपको जो अगला पार्ट है ना इस चैप्टर का, अगर मैं उस पे दे जाऊं तो उससे पहले ना आपको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी के लाइंस में ना वर्ड के फॉर्म में लिखी है। और ये जो वर्ड्स है ना जब आप आंसर लिखोगे तो ये कीवर्ड्स में होने चाहिए, इसी के नंबर है। जैसे डीएनए बहुत जगह मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, क्रोमैटिन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद कहीं कहीं प्रोटीन मिलेगा, कहीं कहीं जीन्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जीन्स के बाद कहीं कहीं जीनोटाइप, फिनोटाइप लिखा हुआ मिलेगा, कहीं डिप्लॉयड, हैप्लॉयड लिखा हुआ मिलेगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? कहीं कहीं एलील्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं डोमिनेंट, रिसेसिव लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सब के मतलब भी तो आने चाहिए, समझ रहे हो? तो ना सम बेसिक टर्म्स जो मैंने हेडिंग लिखवाई है पीछे, सम बेसिक टर्म्स, इसमें ना मैं आपको डीएनए, जीन्स, एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन सब बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है एकदम अच्छे से समझाऊंगा, सुनते जाना बस, और आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया, ये सब करेंगे। सबसे पहले पहला टॉपिक क्या है? डीएनए। तो बच्चों देखो सुनते जाना और समझते जाना भाई, है ना, सुनते जाना। तो बच्चों डीएनए की फुल फॉर्म होती है, डी से होता है डीऑक्सी, आर से होता है राइबोज और एन से होता है न्यूक्लिक एसिड। नाम में क्या आ गया? एसिड। अच्छा, डीएनए होता क्या है? तो बच्चों इसी डीएनए का ना, इसी डीएनए को मैं कहता हूं जेनेटिक मटेरियल। अब आप बोलोगे भैया इस डीएनए को आप जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हो? तो याद है क्या जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें मैं हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ता हूँ। हेरिडिटी इसका मतलब क्या? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर। तो मैं कहता हूँ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है? डीएनए ही तो है जो लेके आ रहा है। इसका मतलब भैया क्या जो डीएनए है क्या वही है जिसमें इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल सही बात है। तो डीएनए में क्या होती है? इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। तो डीएनए ही वो मटेरियल है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। कभी आ जाए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं तो आप बोलोगे डीएनए इज
ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ये कह सकते हो आप। अच्छा, और देखो, पहली बात, दूसरी बात, डीएनए से तीसरी बात समझो। तीसरी बात, डीएनए जो है बच्चों, जो डीएनए है उसको ये तो कह दिया, डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, और डीएनए ही है जिसके अंदर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हैज स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म, हमारे बारे में कितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब के सब किसके अंदर स्टोर है? अबाउट ऑर्गेनिज्म, सब के सब किसके अंदर स्टोर है? डीएनए के अंदर। अच्छा, चौथी बात, डीएनए की लोकेशन क्या होती है? डीएनए की लोकेशन, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं कहता हूं सबसे पहले ना, ये आपका एक सेल है, ये आपका क्या है? सेल। तो जो भी सेल होता है ना, कौन से सेल की बात कर रहा हूं? तो चलो भाई नॉर्मल सेल की बात करता हूं, यूकैरियोटिक। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, क्या नाम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, जब मैं इसके अंदर जाता हूं तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया भैया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, इसी का नाम है डीएनए, या कभी कभी इसको मैं क्या बोल देता हूं? जेनेटिक मटेरियल, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब भैया आपने ये बताया था कि ना मैं आपको क्रोमोसोम क्रोमेटिन भी बताऊंगा। अब तो भैया ही कहते हैं, तो भैया बताओ। मैं कहता हूं जो डीएनए है ना, डीएनए को एक क्रोमोसोम कहता हूं, जो डीएनए है ना उसी को क्रोमेटिन कहता हूं। भैया कैसी बातें कर रहे हो, कैसे समझेंगे? तो मैं कहता हूं सुनो, धागा देखा, धागा जस्ट सपोज, जैसे एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं ये डीएनए है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। ये डीएनए है तुम्हारा जो न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस को ना मैंने खोल दिया तो ये धागा बन गया, खुला हुआ धागा। तो मैं कहता हूं जब डीएनए आपका पतले से धागे के फॉर्म में है ना, तो इस डीएनए का नाम क्रोमेटिन हो जाता है। जब जो आपका डीएनए है ना वो खुल के एक पतले से धागे के फॉर्म में है ना, तो उसी डीएनए का नाम क्या हो जाता है? क्रोमेटिन। अच्छा, अब भैया क्या होगा? क्रोमोसोम क्या होगा भैया? तो मैं कहता हूं ये धागा है ना, जब ये धागा बंध के एकदम टाइट हो जाएगा ना, जब ये धागा बंध के एकदम टाइट हो जाएगा, तो अब इस धागे का नाम है क्रोमोसोम। तो मैं कहता हूं भैया क्या क्रोमेटिन और डीएनए सेम चीज है? हाँ, डीएनए जब धागे की फॉर्म में है ना, तो उसी डीएनए का नाम क्रोमेटिन है, और वही डीएनए जब कंडेंस हो गया, दब गया, कुछ ऐसा दब गया, तो उसी डीएनए का नाम अब क्रोमोसोम है। अच्छा ठीक है भैया, तो कैसे दिखा जाए? तो मैं कहता हूं ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है, जब ये डीएनए थिन थ्रेड के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? थिन थ्रेड। कैसा? कुछ ऐसा थिन थ्रेड के फॉर्म में, तो इसी का क्या नाम है? क्रोमेटिन। क्या नाम है इसका? क्रोमेटिन। लेकिन वही डीएनए जब कंडेंस फॉर्म में है, दब चुका है, तो इसे क्या बोलूंगा? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्या बोलूंगा? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसी को बोलता हूं क्रोमोसोम। क्या बोलूंगा? क्रोमोसोम। अच्छा, कैसे होता है? तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। देख रहे हो, डीएनए एकदम दब चुका है। अब मैं कहता हूं क्रोमोसोम के अंदर ना दो चीजें होगी। क्या क्रोमोसोम डीएनए से बना है? तो हाँ, क्रोमोसोम के अंदर होगा डीएनए। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, भैया आपने तो ये कहा था कि ये ना डीएनए जो है ना, जब खुले धागे की फॉर्म में है तब इसको क्रोमेटिन कहता हूं, जब ये ऐसे दब गया तब इसको क्रोमोसोम कहता हूं। तो भैया ये तो बताओ वो कौन सी चीज है जो इस डीएनए को ऐसे बांध के रख रही है? क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं कहता हूं कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है जो डीएनए को बांध के रखती है। तो क्रोमोसोम को देखो, क्रोमोसोम कब है? जब डीएनए को बांध दिया, तब क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम में क्या होगा? डीएनए तो होगा, और डीएनए को बांधने वाली कुछ प्रोटीन्स होगी, तो प्लस बाइंडिंग प्रोटीन्स। और कोई आपसे पूछे ना ये बाइंडिंग प्रोटीन का नाम क्या है, तो आप बोलोगे, आपको एक नाम याद रखना, हिस्टोन वो प्रोटीन होती है जो कि क्रोमेटिन को बांध देती है, दबा देती है, और उसको कंडेंस करके क्रोमोसोम बना देती है। समझ आया? वापस सुनो, डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं क्योंकि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। अच्छा, डीएनए में हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है। डीएनए कहाँ मिलेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलेगा, जिसको जेनेटिक मटेरियल कहता हूं। ये डीएनए जब पतले धागे के फॉर्म में होगा तो क्रोमेटिन का होगा, और यही डीएनए जब कंडेंस हो जाएगा तो उसे क्रोमोसोम का होगा। क्रोमोसोम क्योंकि डीएनए से मिलकर बना है, तो डीएनए तो होगा, लेकिन कुछ बांधने वाला प्रोटीन भी होगा जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। समझ आया? नोट करो। अभी बच्चों डीएनए खत्म नहीं हुआ, अभी डीएनए के बारे में और बताऊंगा। वो सुना तुमने? यही नहीं, अभी और सुनिए। मीम देखा? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अभी डीएनए ही चल रहा है। क्या चल रहा है अपना? डीएनए। इसी डीएनए के बारे में कुछ और बातें। हम कहां तक पहुंच गए थे? डीएनए का जो कंडेंस्ड फॉर्म है,
कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्या बोल रहा था इसको? क्रोमोसोम। क्या बोला था उसको? क्रोमोसोम। और बच्चों हमारे में ना क्रोमोसोम का बहुत काम है। किसका काम है? क्रोमोसोम। अब सुनो, अब क्या होता है, अब सुनो। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं एक ह्यूमन सेल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? एक ह्यूमन सेल। तो मैं कहता हूं एक ह्यूमन सेल का मतलब है मैंने अपनी स्किन का एक सेल उठा दिया, एक बाल का सेल उठा दिया, आंखों का सेल उठा दिया, ब्लड का सेल उठाया, कुछ भी सेल उठाया, तो मैंने कहा चाहे मैंने कोई भी एक ह्यूमन का सेल उठाया ना, तो ये है एक ह्यूमन का सेल। अब मैं कहता हूं क्या इसके अंदर मेरे को क्रोमोसोम मिलेंगे? तो हाँ भैया, क्रोमोसोम तो होते हैं ना, बिल्कुल सही। अब मैं कहता हूं एक ह्यूमन के सेल में कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? कितने आदमी थे? तो एक ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अच्छा बच्चों, अगर हर एक क्रोमोसोम पेयर में होता तो 46 को 2 से डिवाइड करता तो यानी 23 पेयर्स होंगे क्या? तो मैं कहता हूं हर एक ह्यूमन के सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो मैं कहता हूं अच्छा ये बात है। अच्छा देख रहे हो यहां भी पेयर्स हैं। ओ माय गॉड, यहाँ भी पेयर्स हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। तो मैं कहता हूँ सपोज ये हो गया क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर, ये हो गया क्रोमोसोम का सेकंड पेयर, ये हो गया क्रोमोसोम का थर्ड पेयर, और ऐसे करते करते ये हो गया क्रोमोसोम का 23rd पेयर। कौन सा पेयर हो गया? 23rd। अब मैं कहूंगा 23 पेयर्स थे, हर एक पेयर में 2 है, तो 23 2 जा 46 टोटल क्रोमोसोम है। और अगर मैं पेयर्स में रखता तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। इसका क्या मतलब है? आगे से याद रखना, ह्यूमन के सेल्स में जितने देखो मतलब मैं कहता हूं हमारी बॉडी के जो सेल्स है ना, उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो हमेशा पेयर में होंगे। हमेशा किस में होंगे? पेयर में। हमारी बॉडी के सेल्स में जो क्रोमोसोम है वो हमेशा किस में होते हैं? पेयर में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फटाफट इसे नोट करो। ठीक है, अब सुनना आगे, अब सुनना। डीएनए चल रहा है बच्चों, डीएनए। ठीक है, अब कुछ बातें समझाता हूं, उसे समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं जब मैंने ह्यूमन के सेल्स की बात की, तो ह्यूमन के सेल्स ना 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2। एक को कहता हूं सोमैटिक सेल्स। क्या बोलता हूं? सोमैटिक सेल्स। और एक को बोलता हूं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का ही क्या नाम है? गैमीट्स। बच्चों डीएनए में ही चल रहा है सब कुछ, सुनते जाओ ध्यान से। अच्छा, मैं कहता हूं सोमैटिक सेल्स ऑल सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स। हमारी बॉडी के सारे सेल्स, जर्म सेल्स को छोड़ के हमारी शरीर में जितने भी सेल्स है ना, उसको क्या बोला गया? सोमैटिक सेल एक्सेप्ट जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स में क्या आ गया? स्पर्म आ गया, और वुमेन का क्या आ गया? ओवम आ गया। स्पर्म और ओवम को जर्म सेल्स कहते हैं, और उसके अलावा जितने होंगे सोमैटिक सेल्स। अब सुनो, जो सोमैटिक सेल है ना, तो मैंने यहाँ पे एक सोमैटिक सेल बना दिया, और मैंने ना यहाँ पे एक जर्म सेल बना दिया, सपोज ओवम बना दिया। तो मैं कहता हूँ ये बताओ हमारी बॉडी के सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आपने कहा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, तो मैंने कहा ये रहा फर्स्ट पेयर, ये रहा सेकंड पेयर, और ऐसे करते 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 ये रहा 23rd पेयर। तो मैंने कहा हमारे शरीर के जो सोमैटिक सेल्स है ना, वो कैसे हैं? उनमें हर एक क्रोमोसोम के ना 2 कॉपीज है। सुनो, मैं कहता हूं हमारे शरीर का जो सोमैटिक सेल है ना, उसमें हर एक जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, तो फर्स्ट क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2। सेकंड क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2। 23rd क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2। तो मैं कहता हूं वो वाला सेल जिसमें हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है ना, उसको कहता हूं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलता हूं उसको? डिप्लॉइड सेल। ठीक है, अब पहले ये समझा देता हूं। अब मैं कहता हूं देखो हमारे जो जितने भी सेल्स होते हैं ना, उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं ना, स्पर्म और ओवम, उसमें कुछ पेयर की बात नहीं होती। इन्हें ना, इन भाइयों, ये है सख्त, इन्हें पेयर्स पसंद नहीं है, तो इनमें 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो स्पर्म है ना, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, और जो ओवम है ना, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। तो मैंने कहा भैया क्योंकि यहाँ पे 23 पेयर थे, तो हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, लेकिन यहाँ पे तो पेयर नहीं है, यहाँ पे तो एक ही है। तो मैंने कहा यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम ना एक एक बार होगा, ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड, ये थर्ड, और ऐसे करते 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 ये कौन सा क्रोमोसोम होगा? 23rd। तो मैं कहता हूँ हमारे शरीर के सारे सेल्स जो है ना, उसमें जो क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, लेकिन जो जर्म सेल है ना, उसमें हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ 1 कॉपी है। क्या आपको बात समझ आई? तो मैं यहीं पे अगर इसकी डेफिनेशन लिख दूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा ईच क्रोमोसोम हैज 2 कॉपीज। एक ऐसा सेल जिसमें हर एक क्रोमोसोम की कितनी है? 2 कॉपी, तो ऐसे सेल को बोलता हूं डिप्लॉइड सेल।
क्या बोलता हूं मैं इसको? डिप्लॉइड सेल। ऐसा सेल जिसमें हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है उसको क्या बोल रहा? डिप्लॉइड सेल। लेकिन ऐसा सेल जिसमें हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है उसे क्या बोलूंगा? जैसे मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, इन दिस सेल each chromosome has only 1 copy, तो इसे क्या बोल रहा? हैप्लॉइड सेल। इसे क्या बोला गया? हैप्लॉइड सेल। क्या इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो मैं कहूंगा आपकी ना एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऑल द सेल्स इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट जर्म सेल्स। मतलब हमारे शरीर में जितने भी सेल्स है ना वो डिप्लॉयड हैं, उन सब में क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज है, लेकिन जो जर्म सेल्स है ना वो हैप्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है। समझ आया? नोट करो। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट है डीएनए खत्म हो गया, किस पे आ जाओ? जीन पे। तो सेकंड टॉपिक क्या है? जीन। जीन क्या होता है? तो बच्चों जीन क्या होता है देखते हैं। मैं कहता हूं ये बताओ, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। ये जो डीएनए है ना इस धागे को खोल के रख दो, तो जब इस डीएनए को खोल के रखूंगा ना तो डीएनए कुछ ऐसा आता है, देखा आपने स्पाइडरमैन वगैरह की मूवीज में। अब मैं कहता हूँ ये डीएनए, तो ये डीएनए का ना एक छोटा सा पार्ट है, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए? क्या मैं ये कह सकता हूँ इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए? भाई छोटा सा हिस्सा है डीएनए का। फिर मैंने कहा ये है, तो क्या ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए है? इसको भी क्या बोला? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी सुनते जाओ। ये जो जीन्स है ना ये पैंट वाली जीन्स नहीं है, ठीक है? कभी तुम पैंट वाली सोच रहे हो। अच्छा, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये बताओ बच्चों, क्या मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि डीएनए वो है जिसके अंदर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है? तो मैं बोलूंगा अगर ये डीएनए है और इसके अंदर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में ही तो होगी वो इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा जब मैंने डीएनए का ये वाला टुकड़ा देखा तो मैंने कहा इसके अंदर इंफॉर्मेशन हैज इंफॉर्मेशन अबाउट आई कलर। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? आंखों के कलर के बारे में। क्या बोला मैंने अपनी बॉडी का एक सेल निकाला, उस सेल के न्यूक्लियस में गया और उसके डीएनए को मैंने ओपन करके रख दिया। फिर उस डीएनए के एक छोटे से हिस्से में मैंने जाके देखा, तो मैंने कहा इस डीएनए का जो छोटा सा हिस्सा है, जो डीएनए का सेगमेंट है ना, इसके अंदर मेरे बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि मेरी आंखों का कलर कैसा होगा। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने कहा जो डीएनए का दूसरा सेगमेंट है ना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि मेरी स्किन का कलर क्या होगा। हैज इंफॉर्मेशन अबाउट स्किन कलर। कौन सी इंफॉर्मेशन है इसमें? स्किन के कलर के बारे में। तो मैं कहता हूं बच्चों इसका मतलब हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं, उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, उस डीएनए को जब मैंने खोल के रखा और उसके छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने देखा, तो हर एक टुकड़े में मेरे बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। तो मैं ये नहीं कह सकता डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स जिसके अंदर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है, कह सकता हूं इसी को जीन्स कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीन्स। तो जीन्स होता है segments of DNA that contains information about an organism। डीएनए के वो सेगमेंट्स जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन है, या फिर कहीं कहीं आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, ये होता है आपका जीन। फटाफट देखो। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलो। देखो भाई डीएनए हो गया, जीन्स हो गए, ठीक है, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते जाना। अब थर्ड क्या है? एलील समझाता हूँ। एलील क्या होता है? तो सुनो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, जस्ट सपोज मैंने कहा ये है हमारी बॉडी का एक सेल, ये है ह्यूमन सेल, और मैंने कहा ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है, तो कौन सा सेल है? सोमैटिक सेल। सोमैटिक मतलब जर्म सेल को छोड़ के। अच्छा, तो मैंने कहा क्या इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बताया क्या? अब मैं कहूंगा फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे करके 23 पेयर होंगे। तो मैं कहता हूं इसमें से कहीं ना कहीं 15वां पेयर भी तो आ रहा होगा। भाई पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 23 तक जा रहा है, तो क्या 15वां पेयर आ रहा होगा? हाँ या ना? तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इसमें ना ये है 15th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है? 15th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब मैं कहूंगा
बच्चों मेरे को ये बताओ, क्या क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बनता है? हाँ भैया, डीएनए जब कंडेंस होता है तो उसे क्रोमोसोम कहता हूं। क्या डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को जीन्स कहता हूं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है? हाँ भैया, तो मैंने कहा ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम भी डीएनए से मिलकर बना है, तो अगर डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स में जीन्स होते हैं और जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है, तो क्या क्रोमोसोम के छोटे छोटे सेगमेंट्स को भी मैं जीन्स कह सकता हूं? और क्या इसमें भी इंफॉर्मेशन होगी? बिल्कुल सही भैया। तो मैंने कहा देखो, जो दो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो दो क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक फादर से आया होता है, एक कहां से आता है? फ्रॉम फादर। तो जो फादर से आता है ना, जो फादर से आता है उसको कहता हूं पैटर्नल। क्या बोलता हूं? पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है। और एक आता है मदर से। एक कहां से आता है? मदर से। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ना, एक फादर से एक मदर से, फ्रॉम मदर। और जो मदर होता है उसको कहता हूं मैटरनल क्रोमोसोम। क्या बोलता हूं भाई? मैटरनल क्रोमोसोम। अच्छा, ये कौन से क्रोमोसोम नंबर की बात हो रही है? तो ये ना 15th क्रोमोसोम पेयर है। कौन सा क्रोमोसोम पेयर है? 15th क्रोमोसोम पेयर। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो 15th क्रोमोसोम पेयर है ना, उसके पास जीन होती है आई कलर के लिए। किसके लिए जीन होती है? आई कलर के लिए। किसके लिए जीन होती है? आंखों के रंग के लिए। अब मैं कहता हूं ये क्रोमोसोम है, डीएनए, तो मैंने कहा यहां पे इसका एक छोटा सा सेगमेंट उठा दिया, ये जीन है। यहां पे इसका छोटा सा सेगमेंट उठा दिया, ये जीन है। मानते हो? यहां पे इसका छोटा सा सेगमेंट उठा दिया, ये जीन है, और यहां पे इसका छोटा सा सेगमेंट उठा दिया, ये जीन है। अब ना एक को मैं ब्लैक से बनाता हूं ताकि ना तुम्हें कुछ बातें समझा सकूं, और एक को ब्लू ही रहने दो। ठीक है। अब मैं कहता हूं ये बताओ बच्चों, दोनों जीन्स है, और क्या जीन्स वो हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है? क्या जीन्स वो हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है? हाँ है ना। तो मैंने कहा ये जो फादर वाला जो क्रोमोसोम है ना, इसका जो जीन है, ये किसके लिए जीन है? ये है जीन फॉर आई कलर। ये जीन किसके लिए है? जीन फॉर आई कलर। जीन फॉर आई कलर। और ये जो आंखों का कलर है ना, ये जीन कहता है कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए। तो कौन सा कलर लिखा हुआ है? ये बताओ कौन सा कलर है? तो ये जीन कहता है, फादर वाला जीन कहता है कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए? ब्लैक। लेकिन जो मदर वाला क्रोमोसोम है ना, उस पे ये जो जीन है, ये भी किसके लिए है? आई कलर के लिए। तो ये भी है जीन फॉर आई कलर। ये वाला जो जीन है ना, वो ये कहता है कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल है भाई, एग्जांपल है, समझने की कोशिश करो जो समझा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला? हमारे शरीर में एक कैरेक्टर है जो कि आंखों का कलर है, और उसके लिए मेरे जो सेल्स है ना, उसमें दो क्रोमोसोम है, एक पापा से आया, एक मम्मी से आया। पापा से आएगा पैटर्नल, मम्मी से आएगा मैटरनल। पापा वाले क्रोमोसोम और मदर वाले क्रोमोसोम की कुछ फिक्स लोकेशन है जिसको बोला जीन्स, और वहां पे आंखों के कलर की जीन है। तो जो पापा वाला क्रोमोसोम है, उसका जीन ये कहता है कि जो बच्चा है ना, उसकी आंखों का कलर ब्लैक होना चाहिए। जो मम्मी वाला क्रोमोसोम है, उसका जीन ये कहता है कि जो बच्चा है ना, उसकी आंखों का कलर ब्लू होना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने कितने कैरेक्टर्स की बात की? तो आप बोलोगे देखो भैया, आपने एक ही तो कैरेक्टर की बात की, और वो कैरेक्टर है आंखों का कलर, और कुछ तो बात नहीं की। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? यहां पे मैंने कितने कैरेक्टर की बात की? तो फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहां पे क्या था? आंखों का कलर। तो एक सिंगल कैरेक्टर के लिए कितने जीन्स हैं? तो दो जीन्स हैं। देयर आर टू जीन्स। ठीक है। तो मैं कहता हूं एक जीन क्या है? एक जीन ये कहता है कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए? ब्लैक। और एक जीन ये कहता है कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए? आंखों का कलर कैसा होना चाहिए? तो आंखों का कलर होना चाहिए ब्लू। मानते हो इस बात को? एक जीन ये कहता है कि आंखों का कलर ब्लैक होना चाहिए, एक जीन कहता है आंखों का कलर ब्लू होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे शरीर में हर एक कैरेक्टर के लिए क्या दो जीन्स होंगे? एक फादर का, एक मदर का। तो आगे से मैं कहूंगा स्किन का कलर ब्लैक है, तो मैं कहूंगा स्किन का कलर, यानी इसके भी दो जीन्स होंगे, एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा। और फादर वाला जीन कुछ और कह रहा होगा, मदर वाला कुछ और कह रहा होगा। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो मैं कहता हूं हर एक कैरेक्टर के लिए, हमारे शरीर में हर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए ना दो जीन्स होंगे। हर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होंगे। और ये जो जीन्स है ना, क्या मैं उसको पेयर ऑफ जीन्स भी कह सकता हूं? लेकिन ये पेयर ऑफ जीन्स तो हैं, लेकिन ये आपस में ना सेम नहीं है। तो इनको क्या बोलता हूं? इनको कहता हूं ऑल्टरनेट पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ सिंगल कैरेक्टर।
किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर के लिए जीन के हमेशा एक पेयर होगा। तो बच्चों देखो ना, किसी भी सिंगल कैरेक्टर के लिए जो जीन का पेयर है ना, उसी जीन के पेयर को मैं बोलता हूं यही एलील्स है। यही क्या है आपके पास? एलील्स। वही क्या होते हैं? एलील्स। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया ना, तो आप ये बोलोगे कि एलील्स आर द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। मतलब मेरी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होंगे, तो ये हर एक कैरेक्टर के लिए जो जीन्स का पेयर है ना, इसी जीन्स के पेयर का नाम एलील है। मेरे शरीर में हर एक कैरेक्टर के लिए जो जीन्स का पेयर है ना, इसी जीन्स के पेयर का नाम क्या है? एलील। तो आगे से मैं कहूंगा कि मेरी आंखों का कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो आंखों के कलर के लिए दो जीन्स हैं, तो जो जीन्स का पेयर है उसे क्या बोला? एलील। जीन्स के पेयर को क्या बोलते हैं? एलील। जीन्स के पेयर को एलील। अब क्वेश्चन आएगा कि भैया ये तो बताओ, आंखों का कलर ब्लैक होगा कि ब्लू होगा? तो ये डिसाइड करेगा कि ब्लैक और ब्लू में से डोमिनेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, चलो भाई। देखो बात समझो, अब मैं यहाँ पे ना आपको दो चीजें समझाऊंगा। जो एलील्स होंगे वो हमेशा दो आ रहे हैं, तो दोनों में से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ डोमिनेंट एलील, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ रिसेसिव एलील। यहाँ पे क्या बताता हूँ? रिसेसिव एलील। देखो बच्चों, जो डोमिनेंट होता है ना, जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा उसका वो कैसे एक्सप्रेस होता है, तो उसको ना दिखाते हैं शोन बाय कैपिटल लेटर्स। कैसे दिखाया जाता है? कैपिटल लेटर्स। जैसे कैपिटल टी में देगा आपको, ठीक है, कैपिटल बी में देगा, कैपिटल वी में देगा। तो ये सब जो है ना, ये कैपिटल लेटर्स हैं, तो ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन जो रिसेसिव है ना, डोमिनेंट वो होता है जो दूसरे को दबा दे, और रिसेसिव वो होता है जो दूसरे से दब जाए। आऊंगा आगे वाले क्वेश्चन पे आऊंगा, सुनो अभी। रिसेसिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। भाई अगर डोमिनेंट को बड़े लेटर से दिखाओगे तो इसको छोटे लेटर्स से, तो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जैसे स्मॉल टी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल वी, है ना, ऐसे। अच्छा, अब मैं कहूंगा जो डोमिनेंट है उसका मतलब क्या है। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिखा कि एक कह रहा है ब्लैक होना चाहिए, एक कह रहा है ब्लू होना चाहिए। अब मैंने कहा बच्चे की आंख का कलर ब्लैक हो गया, बच्चे की आंख का कलर क्या हो गया? ब्लैक। किसी के दिमाग में आ रहा है कि भैया एक आंख ब्लैक होगी एक ब्लू? नहीं, या तो ब्लैक होगा या तो ब्लू होगा। तो मैं कहूंगा बच्चे की ना आंख का कलर ब्लैक हो गया। तो पता आप क्या कहोगे? भैया देखो, आंख के कलर के लिए दो जीन्स थे, एक फादर से एक मदर से, जिन्हें एलील्स बोला। लेकिन बच्चे की आंख का कलर ब्लैक ही हुआ है, इसका मतलब जो ब्लैक है ना, जो ब्लैक है उसने ब्लू को दबा दिया, तो यानी ब्लैक डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसने दबा दिया। और ब्लू दब गया, तो यानी ब्लू कैसा होगा? रिसेसिव होगा। क्या आपको बात समझ आई? तो मैं कहता हूं जो दो एलील्स होते हैं ना, उसमें से जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो वीक वाला होता है वो कैसा होता है? रिसेसिव। समझ आ गया? तो बस यही मैं दिखने जा रहा था नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये क्या होगा? डोमिनेंट इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द टू जीन्स या फिर एलील्स। दोनों जीन्स या दोनों एलील्स, जो भी आप बोलो, उसमें से जो ताकतवर है वो डोमिनेंट है, और जो वीकर वन फ्रॉम टू जीन्स और एलील्स, वो क्या है? रिसेसिव। अच्छा, अब बच्चों यहां से मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं ब्लैक, देखो यहाँ पे ब्लैक भी दिखा था और यहाँ पे क्या दिखा था? ब्लू भी दिखा था, सही है। अब मैं कहता हूं बच्चे की आंख का कलर ब्लैक ही हुआ है, तो इसका मतलब जो डोमिनेंट है वो अपने आप को हर बार एक्सप्रेस करेगा चाहे उसके साथ कुछ भी हो। क्या आपको समझ आया? जो डोमिनेंट है वो अपने आप को हर बार एक्सप्रेस करेगा चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कह सकता हूं। तो बस यही है अगला पॉइंट। तो अ डोमिनेंट एलील expresses itself even in presence or absence of other allele। जो एक डोमिनेंट एलील है ना, मतलब जो ताकतवर है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो वाला मीम देखा है तुमने? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही वाला सीन है इसका। इसको भी फर्क नहीं पड़ता कि बगल में क्या है, मैं डोमिनेंट हूं ना, तो अगली जनरेशन में मैं ही शो होऊंगा, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं रिसेसिव की बात करूं तो बच्चों मैं कहता हूं एक कैरेक्टर देता हूं समझाने के लिए, कैरेक्टर देता हूं हाइट। कैरेक्टर क्या देता हूं? हाइट। और मैं कहता हूं एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। कैपिटल टी वाला जो एलील है ना, इसका मतलब होगा टॉल,
और जो स्मॉल टी वाला है इसका मतलब होगा शॉर्ट। तो मैं कहता हूँ ये बताओ कैपिटल टी क्या होगा? तो मैं कहूंगा क्योंकि कैपिटल टी आ गया और भैया आपने कहा था जो कैपिटल से होता है उसे डोमिनेंट कहता हूँ, और जो टी है ना टॉल उसको कैपिटल से दिखाया है, तो मैं कहूंगा जो डोमिनेंट है ना अगर वो एक बार भी आ गया तो वही शो होगा। तो यहाँ तो 2 बार आ गए, तो ये पक्की बात है कैसा होगा? टॉल। अच्छा ये कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने बताया था भैया जो डोमिनेंट वाला होता है ना वो रिसेसिव को दबा देता है, तो चाहे ये एक बार भी आया लेकिन आंसर टॉल ही होगा। लेकिन भैया ये वाला कौन सा केस होगा? तो ये बताओ बच्चों क्या यहाँ पे कोई डोमिनेंट आया? नहीं भैया, यहाँ पे तो दोनों ही रिसेसिव आ गए। तो मैंने कहा डोमिनेंट वाले को अपने आप को शो करने के लिए दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे भी टॉल है, यहाँ पे भी टॉल है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी की वजह से टॉल, कैपिटल टी की वजह से टॉल। लेकिन क्या यहाँ पे कैपिटल टी है? नहीं, यहाँ पे तो स्मॉल टी है। तो मैं कहूंगा जो रिसेसिव वाला है ना अगर उसको अपने आप को शो करना है ना तो दोनों जगह रिसेसिव ही होनी चाहिए। मतलब मैंने कहा जो डोमिनेंट वाला है उसने जब अपने आप को शो किया तो दोनों जगह डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट वाला है उसने अपने आप को शो किया तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन शो कौन सा हुआ? डोमिनेंट। लेकिन अगर रिसेसिव वाले को अपने आप को शो करना है ना तो उसके साथ डोमिनेंट वाला नहीं होना चाहिए, दूसरा भी रिसेसिव ही होना चाहिए, समझे? तो ये कौन सा केस है? शॉर्ट का। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो रिसेसिव वाला एलील है अगर उसको अपने आप को शो करना है तो उसके साथ डोमिनेंट वाला नहीं होना चाहिए, यानी डोमिनेंट एलील की एब्सेंस में ही रिसेसिव एलील अपने आप को शो कर पाएगा, कह सकता हूं। तो बस यही था मेरा इसका पॉइंट। तो यहाँ पे क्या दिखता हूं? यहाँ पे मैं क्या दिखता हूं? अ रिसेसिव एलील only expresses itself in the absence of dominant। ये कब खुद को एक्सप्रेस करेगा? जब डोमिनेंट नहीं है। जब डोमिनेंट इसके साथ नहीं है ना तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। अगर डोमिनेंट आ गया तो ये डोमिनेंट वाला इसको दबा के खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अगर इसको खुद को एक्सप्रेस करना है ना तो इसके पास डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेसेस इटसेल्फ only expresses itself in absence of dominant allele, in the absence of dominant allele। ठीक है, देखो अभी बातें खत्म नहीं हुई, इसे देखो पहले। ठीक है, चलो अभी और बातें करनी है इस पे। 3 पॉइंट हो गए, सुनते जाओ भाई, समझते जाओ, सुनते जाओ, बढ़िया चैप्टर है। अब सुनो आगे कहता हूँ। 3 पॉइंट हो गए। चौथा मैं कहता हूँ मैंने क्या कहा, डोमिनेंट वाले को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा जो कैपिटल टी है ना इसका मतलब होगा टॉल, और जो स्मॉल टी है ना इसका मतलब होगा शॉर्ट, और शॉर्ट को क्या लिख सकता हूँ? डॉफ। क्या लिख सकता हूँ? डॉफ। तो मैं कहूंगा कैपिटल टी लिखा होगा तो भैया आपने कहा था जो डोमिनेंट वाला है ना सिर्फ इसको देख के आप बता सकते हो कि ये डोमिनेंट है, तो आंसर क्या होता? हाइट कैसी होती? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैंने कहा जो डोमिनेंट वाला है ना अगर वो एक बार भी आता है तो वो रिसेसिव वाले को दबा देता है, तो ये भी कैसा होता? टॉल। लेकिन भैया इसमें तो ये हो गए, लेकिन भैया अगर मैं इसकी बात करता तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ? स्मॉल टी। मैंने कहा एक रिसेसिव एलील अपने आप को कब शो करेगा? जब उसके पास डोमिनेंट वाला नहीं है। तो इस केस में आंसर क्या आता? डॉफ। क्या आता? डॉफ। तो मैंने कहा यहां से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि डोमिनेंट वाला अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा चाहे उसके साथ कोई भी हो, लेकिन रिसेसिव वाला अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसके साथ डोमिनेंट वाला ना हो। तो ये चौथा पॉइंट था, ये उसका एग्जांपल था। पांचवा आ जाओ। पांचवे की बात करता हूं। मैं कहता हूं मैं कैसे पहचानूंगा कोई डोमिनेंट है कोई रिसेसिव है? तो जो ज्यादा पॉपुलेशन में है वो डोमिनेंट है और जो कम पॉपुलेशन में है वो रिसेसिव है। मतलब क्या है? मतलब मैं कहता हूं 100 लोग खड़े कर दिए तो आपको क्या लगता है 100 लोगों में से कितने की आंखें ग्रीन होगी? तो आप बोलोगे भैया हो सकता है किसी एक की भी ना हो। तो मैं कहता हूं ज्यादा पॉपुलेशन में क्या है कि आंखों का कलर ब्लैक होगा, तो जो ब्लैक आईज है ना वो डोमिनेंट है, और जो ग्रीन आईज है जो बहुत कम में है वो रिसेसिव है। सीधा जो ज्यादा पॉपुलेशन में है वो डोमिनेंट होगा और जो कम पॉपुलेशन में वो कैसा होगा? रिसेसिव। तो डोमिनेंट एलील या फिर जो कैरेक्टर है सीन इन लार्जर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी, ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी, लेकिन ये कम पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी। तो रिसेसिव एलील और कैरेक्टर सीन इन लेस पॉपुलेशन।
अच्छा, तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया कि 1000 लोग हैं, उसमें से 900 लोगों का ये कैरेक्टर है, 100 का ये कैरेक्टर है, कौन सा डोमिनेंट है? तो जो ज्यादा में है वो डोमिनेंट है, जो कम में है वो रिसेसिव। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे। और वो लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि मैं कहता हूं जो पहले आया वो डोमिनेंट है, जो बाद में आया वो रिसेसिव है। जैसे डोमिनेंट एलील वो होता है जो पहले आया, रिसेसिव एलील वो होता है जो बाद में। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कहता हूं 100% पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन है, और इस 100% पॉपुलेशन में से ना 60% पॉपुलेशन में ना 60% पॉपुलेशन में ये है कि उनकी ब्लैक आई कलर है। क्या है? ब्लैक आई कलर। सुनते जाना मेरी, बस मैंने इतनी बातें लिखी है, ब्लैक आई कलर है। और जो 10% पॉपुलेशन है ना उसमें है ग्रीन आई कलर। उसमें क्या है? ग्रीन आई कलर। तो मुझे यहां से ये बताओ कि कौन सा जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, ये वाला, कौन सा पहले आया होगा? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 60% के पास ब्लैक आई कलर है, 10% के पास ग्रीन आई कलर है, बाकी छोड़ो, बाकी हो गया ऐसी, है ना। तो मैं कहूंगा ये बताओ ये वाला कैरेक्टर पहले आया होगा कि ये वाला? तो सुनो मैंने क्या बोला था, वो कैरेक्टर जो ज्यादातर में देखा जाता है क्या वो डोमिनेंट होता है? तो मैंने कहा ये 60% में है, इसका मतलब पक्की बात है कि जो ब्लैक आई कलर होगा ना वो कैसा होगा? डोमिनेंट। कैसा होगा? डोमिनेंट। और क्या मैंने तुम्हें बताया था कि डोमिनेंट वो होता है जो ज्यादा में देखा जाता है, और डोमिनेंट वो होता है जो पहले आया। दोनों बात सही है। तो मैंने कहा क्योंकि ब्लैक आई कलर ज्यादा में देखा गया है तो ब्लैक आई कलर है डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट होता है वो पहले आया होता है। तो जो ब्लैक आई कलर है ना वो पहले आया होगा। ब्लैक आई कलर arises early, यही था क्वेश्चन, समझ आया? तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वो तुम्हारा होमवर्क है, ऐसे कर लेना, ठीक है? तो मैं कहता हूं यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ज्यादातर पॉपुलेशन में देखा जाता है, कम पॉपुलेशन में देखा जाता है, डोमिनेंट पहले आता है, रिसेसिव बाद में। तो ये नहीं लिख सकता कि दिस arises late और लेटर ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ही आता तो है लेकिन बाद में आता है, पहले कौन आता है? पहले डोमिनेंट आता है, समझ आया? फटाफट देखो यहां तक, ठीक है? अब सुनो, देखो भाई, डीएनए हो गया, जीन्स हो गया, एलील हो गया, और इन सब के सारे जो कॉन्सेप्ट है सब हो गए। अब जो चौथा बचा वो है जीनोटाइप फिनोटाइप। इसे और समझ लेते हैं। तो बच्चों जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या मतलब है? तो देखो जो जीनोटाइप है ना इसका मतलब है जीन में क्या चल रहा है, और फिनोटाइप का मतलब है कि बाहर से फिजिकली जब तुम उसको देखते हो ना तब तुम्हें कैसा दिखता है। क्या भैया? मतलब सुनो, तो मैं कहता हूं ना सबसे पहले मैं कैरेक्टर की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? कैरेक्टर। और वो जो कैरेक्टर है ना मैं उसे कहता हूं कैरेक्टर है हाइट। और कौन सी बात करता हूं? चलो प्लांट की हाइट की बात करता हूं। तो प्लांट की हाइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्लांट की जो हाइट है ना, या तो प्लांट की हाइट होगी टॉल, या तो प्लांट की हाइट होगी डॉफ। डॉफ मतलब क्या होगा? शॉर्ट होगा। अच्छा, टॉल को कैसे दिखाता हूं? कैपिटल टी से, और शॉर्ट को कैसे दिखाता हूं? स्मॉल टी से। अब सुनो याद करो, जो कैपिटल से दिखाता हूं क्या वो डोमिनेंट होता है? तो मैंने कहा जो टॉल कैरेक्टर है ना वो कैसा है? डोमिनेंट। अच्छा जी, अब सुनो, जो शॉर्ट है वो कैसा है? रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब जो दब गया, और डोमिनेंट जो दबा देता है, रिसेसिव। ठीक है? अब सुनो, यहां तक क्लियर है? अब ना मैं आपके सामने ना 3 केस लिखता हूं। ये बताओ, हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स होते हैं, एक फादर से एक मदर से। तो प्लांट के भी तो मम्मी पापा होंगे। अरे भैया प्लांट में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मेरे भाई क्या तुमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है? हाँ भैया। रिप्रोडक्शन में क्या रिप्रोडक्शन की प्लांट पढ़ा है? हाँ भैया। रिप्रोडक्शन में क्या तुमने पढ़ा है पॉलिनेशन की जो मेल पार्ट होता है ना, स्टैमेन के एंथर से जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो फादर मदर हुए ना प्लांट के, है ना? प्लांट भी तो किसी की वो है, किसी पापा की पड़ी है ना? तो चलो ध्यान से सुनो, यहां तक क्लियर है? अब मैं ना आपके सामने 3 केस लिखता हूं। केस नंबर 1, मैं कहता हूं कि जो फादर है ना उसका एलील है कैपिटल टी, और जो मदर है उसका एलील है कैपिटल टी। ऐसे आता है। अच्छा, अब मैं कहता हूं एक फादर से एक मदर से, बता चुका हूं। अच्छा, इस केस में यहां पे तुम क्या देखोगे? तो भैया इस केस में पता है मैं क्या देखूंगा? देखो भैया, इस केस में क्या देखूंगा, देखना। मैं कहूंगा ये बताओ, कैपिटल टी का मतलब है टॉल, और कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट। तो एक फादर से एक मदर से आया है, तो पक्की बात है कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब है बाहर से। तो मैं प्लांट को देखूंगा तो बाहर से, तो उसके जीन में क्या कैपिटल टी आ गया? और अगर कैपिटल टी आ गया तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, और डोमिनेंट किसको दिखा रहा है? टॉल को। तो अगर एक बार भी डोमिनेंट आ जाता है क्या वही शो होता है? तो उसका फिनोटाइप कैसा होगा कि प्लांट कैसा होगा? टॉल।
अच्छा, इसका जीनोटाइप कैसा होगा? जीनोटाइप मतलब जीन के लेवल पे क्या है? तो मैंने कहा देखो यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, तो क्या दोनों जगह सेम चीज है? क्या दोनों जगह सेम चीज है? तो जब दोनों जगह सेम चीज होती है ना तो वहां लिखा जाता है होमोजाइगस। क्या लिखा जाता है? होमोजाइगस। अब ये बताओ होमोजाइगस तो है और ये बताओ कैपिटल टी दिखाता किसे है? टॉल को। तो ये भी टॉल है लेकिन कैसा? होमोजाइगस टॉल। अच्छा, क्या दोनों जगह सेम चीजें हैं? तो जब दोनों जगह सेम चीजें हैं ना तो इसको कहता हूं प्योर कंडीशन। क्या बोलता हूं इसको? प्योर कंडीशन, है ना। और ये कौन सी कंडीशन है? तो बच्चों ये बताओ कैपिटल टी डोमिनेंट है ना, तो ये प्योर कंडीशन तो है और साथ ही साथ कैसी कंडीशन है? डोमिनेंट कंडीशन। कैसी कंडीशन है? डोमिनेंट कंडीशन। क्या इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। किस पे आ जाओ? केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 को देखते हैं। केस नंबर 2 को मैं कहता हूं फादर से तो कैपिटल टी आया है लेकिन जो मदर वाला एडिड है ना वो कहता है कि ना भाई ना, ये मैं दे रहा हूं स्मॉल टी। अब क्या होगा? तो मैं कहता हूं चलो इसका फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप, तो मैं कहता हूं फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिखेगा? तो भैया याद करो आपने क्या बताया था? तो मैंने ये बताया था भाई कि जहां पे भी तुम्हें एक बार भी कैपिटल दिख जाए ना वही शो होता है। तो कैपिटल वादा अपने आप को शो करता है क्योंकि जो डोमिनेंट वादा है ना उसको फर्क ही नहीं पड़ता बगल में क्या है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और कैपिटल टी का मतलब टॉल है, तो इसका मतलब बाहर से देखने में फिर से प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल। लेकिन इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप। तो मैं कहूंगा जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन के लेवल पे चल क्या रहा है। तो जीन के लेवल पे कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। समझो बात। मैंने कहा इसके जीन के लेवल पे क्या है? तो बच्चों मैंने कहा यहाँ पे सेम है, तो सेम के लिए क्या लिखा? होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, ये कैपिटल है तो ये स्मॉल है, तो सेम के लिए होमोजाइगस। तो जो अलग अलग है उसके लिए क्या? हेट्रोजाइगस लिखूंगा क्या? तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। लेकिन इस कैपिटल टी की वजह से ना अभी भी है कैसा? टॉल। अच्छा, ये बताओ दोनों सेम थे तो प्योर कंडीशन, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है ना, तो इट इज नॉट प्योर कंडीशन, इट इज हाइब्रिड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है? हाइब्रिड कंडीशन। समझ आई? हाइब्रिड कंडीशन, है ना। हाई दे दी इसने। अच्छा, और चौथी बात, ये डोमिनेंट था इस कैपिटल टी की वजह से, तो यहाँ पे भी तो कैपिटल टी है, यानी बच्चों पता है क्या, ये भी ना डोमिनेंट ही कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है? डोमिनेंट कंडीशन। तो भैया इसमें फर्क क्या है? तो मैं कहूंगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट है लेकिन ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्या बात समझ आई? बात समझ आई। थर्ड केस देखो, थर्ड केस फटाफट थर्ड केस देखते हैं। केस नंबर 3। थर्ड केस देखो, थर्ड केस जो फादर है ना उससे स्मॉल टी आ गया और जो मदर है उससे भी क्या आ गया? स्मॉल टी। अच्छा, इससे क्या होगा भैया? देखो भाई देखो, देखते जाओ। मैं कहूंगा इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप। तो मैं बोलूंगा क्या यहाँ पे कैपिटल टी दिखा? नहीं, तो यहाँ पे हर जगह क्या है? स्मॉल टी। अब सुनो, जो रिसेसिव एलील होता है वो अपने आप को कब शो करता है? जब डोमिनेंट उसके साथ ना हो। याद है क्या? तो मैं कहूंगा स्मॉल टी रिसेसिव है और दोनों जगह स्मॉल टी है, यानी डोमिनेंट तो नहीं है। तो स्मॉल टी अपने आप को कब शो करेगा? जब कैपिटल टी ना हो, यानी इस केस में कर सकता है। तो स्मॉल टी क्या था? रिसेसिव, और उसकी वैल्यू क्या थी? डॉफ। तो इसका फिनोटाइप बाहर से देखने पे कैसे दिखेगा? डॉफ, यानी शॉर्ट। क्यों भाई? क्योंकि डोमिनेंट वादा तो नहीं था ना, तो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू। अब मैं कहूंगा इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब है जीन के लेवल पे, तो दोनों सेम है ना, सेम है ना, तो सेम होते तो क्या दिखता हूं? होमोजाइगस। अच्छा, लेकिन भाई स्मॉल टी है तो अभी भी शॉर्ट, तो होमोजाइगस शॉर्ट, और शॉर्ट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? डॉफ। अच्छा, आगे चलो। अब मैं कहूंगा ये ना डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट था, लेकिन यहाँ पे तो डोमिनेंट नहीं है ना, तो ये है रिसेसिव कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है? तो ई है रिसेसिव कंडीशन। समझ आया? अच्छा, यहां तक क्लियर है। अब मैं कहूंगा क्या ये प्योर कंडीशन है? तो भाई देखो सेम होता है तो प्योर लिखता हूं, अलग होता है तो हाइब्रिड, तो सेम ही तो है। तो साथ में ये कैसी कंडीशन है? प्योर कंडीशन। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड, ये है थर्ड। आपको ना ये वर्ड्स पता होने चाहिए, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, प्योर, हाइब्रिड, डोमिनेंट, रिसेसिव। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस पार्ट नंबर 1 को खत्म करता हूँ। पार्ट नंबर 2 में मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है, उसके 7 कैरेक्टर्स की टेबल, फिर उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 बनेगी आपकी 50-55 मिनट की, और ये भी देखना कितने की बन गई। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके रखो, कल मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और बच्चों यहाँ तक अगर आप अच्छे से करके रखोगे ना, तो पार्ट 2 में आप देखना आप कितनी आसानी से क्वेश्चंस कर दोगे। अगर इतनी बेसिक नॉलेज अपने को आती है तो पार्ट 2 बहुत आसान है, लेकिन अगर इतना अच्छे से नहीं आता है तो पार्ट 2 में कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसको बार बार पढ़ो,
पढ़ो और इतनी बार पढ़ो कि एक एक जो टॉपिक है ना उसमें बहुत अच्छा फोकस हो जाए, जिससे पार्ट 2 में ना आप सीधा सीधा क्वेश्चन समझ पाओ। ठीक है, तो इसको पढ़ के रखो, पार्ट 2 में जल्दी अपलोड कर दूंगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और जरूर बताना कैसा लगा। ठीक है, और इसे पढ़ भी देना। ठीक है, बाय।